डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी का फॉर्म आप लोग भर रहे होंगे और कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। नोटिफिकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें इस बार बच्चों को लेकर परेशानी वाली हैं, है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो सर्टिफिकेट को लेकर आ रही है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अटैच करने के लिए कहे गए, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट की बात हो या पैन कार्ड को लेकर चीजें हों, है ना। और उसके अलावा भी सेंट्रल सर्विसेज को लेकर, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अंडरटेकिंग को लेकर, जिसको लेकर बच्चे थोड़ा सा परेशान हैं। हालांकि उसको लेकर हम लोगों ने पहले बात की है उन चीजों को लेकर। एक चीज जो बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं वो है सर्विसेज का क्या प्रेफरेंस है, और एक जो सजेशन का कॉलम यूपीएससी ने दिया है उसके अंदर आप लोग कौन कौन सी चीजें लिख सकते हो, इसको लेकर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या यूपीएससी में सर्विस प्रेफरेंस पहले भी पूछा जाता था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा प्रीलिम्स में नहीं था। जो डैफ आप लोग फिल करते थे, डैफ 1 ये प्रीलिम्स के बाद भरा जाता है, और डैफ 2 जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के बाद भरा जाता है। तो वहां पे सर्विसेज का प्रेफरेंस होता था और वहीं पे ज्यादा जरूरी भी होता था। मुझे लगता है ये प्रीलिम्स में लाकर इसको थोड़ा सा इररेलेवेंट करने की कोशिश है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप सोच के देखें, अभी से प्रेफरेंस भरवा के आप क्या करना चाहते हैं, वो तो बाद में भी हो सकता है। अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक बार क्वालिफाई करने दीजिए। इस मामले में यूपीएससी का जो एक सिक्योरिटी है या इनसिक्योरिटी जो देखने को मिल रही है, वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही है, या वो मेरी समझ के अभी बाहर है। लेकिन चलो ठीक है, अब यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों को फिल करना होगा। उससे पहले कि मैं आपको सर्विसेज का प्रेफरेंस बताऊं, लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि दिमाग से ना थोड़ा सा इसका बर्डन आप लोग निकालिए। जैसे कुछ बच्चे फॉर्म को लेकर परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं, क्या हो जाएगा। मीडियम को लेकर अभी कुछ देर पहले हम इंटरव्यू के मीडियम को लेकर एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे, वो उसको लेकर परेशान है। तो आपको ना पहली बात तो इसको हेडेक नहीं बनने देना है। यूपीएससी का फॉर्म है, इसको फॉर्म की तरह ही लीजिए। ऐसा नहीं आपको कि अगर सर गलती हो गई, हालांकि बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज छोटी मोटी चीजों के लिए कोऑपरेटिव बॉडी है यूपीएससी, है ना। आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट ले आएंगे और यूपीएससी आपको इन सब चीजों के चलते दिक्कत कर देगी। हाँ, सर्टिफिकेट में अगर आपने झूठ बोला है, कोई बहुत बड़ा स्कैम किया है, अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर चीजें खराब हैं, अटेम्प्ट आपने मतलब गलत मिसयूज करके जानबूझ के अपना कैटेगरी का दिखा के ज्यादा अटेम्प्ट आप ले रहे हो, इस तरह की चीजें हैं, या फिर ऑप्शनल आपने पहले भर दिया उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये वाली चीजें जरूर है। अगर आपका कोई स्कैम नहीं है तो यूपीएससी कोऑपरेट करेगा, बट अगर आपने स्कैम कर रखा है तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। जिन लोगों का सर्विसेज को लेकर इस बार लटका हुआ है मैटर, यूपीएससी ने अभी तक सर्विस अलॉट नहीं की है, उसका रीजन उनके सर्टिफिकेट में इश्यूज है। और पूजा खेड़कर के मैटर में यूपीएससी ने कहीं ना कहीं पे अब उसका जो एक भरपाई है लगभग सभी बच्चों से करवा रहा है। ये थोड़ा सा मेरे को इसको लेकर इशू है कि फॉर्म जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर उतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाना बच्चों के लिए थोड़ा सा हेडेक क्रिएट कर देता है। अभी आप सोच के देखें, प्रीलिम्स के एग्जाम का टाइम है, अभी आपको तैयारी में ज्यादा समय देना है, लेकिन आप 20-20 दिन 25-25 दिन एग्जामिनेशन के फॉर्म को लेकर परेशान है। और इवन अगर मान लो आपसे कोई एक छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसका इम्पैक्ट भी एग्जाम पर पढ़ने देखने को मिलेगा। मान लो किसी बच्चे से फॉर्म में कोई एक छोटी माइन्यूट मिस्टेक हो गई और किसी ने उसको कह दिया तुमने ये भर दिया, तो वो प्रीलिम्स तक उसके दिमाग से वो चीज नहीं निकलेगी कि मेरे से ये गलती हो गई, अब ये कैसे इसको लेकर चीज होगी, है ना। तो जैसे जो आपका आप लोग भरते हो फॉर्म, उसमें ईमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह चेंज करने का भी ऑप्शन यूपीएससी नहीं दे रहा है। पहले से जो आप लोगों ने ओटीआर वगैरह कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें कुछ कुछ कॉलम आपके जो है एडिट नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर परेशानी है, लेकिन उनकी बात ना करते हुए अभी जो एक सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इस चीज को आपके सामने मैं लेके आया हूं किस तरीके से आपको सर्विसेज का प्रेफरेंस भरना है। जिन्होंने भर दिया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोगों ने अच्छे से पता करके या चॉइस करके भरा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है वो इसको ध्यान से देख लें और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको पहली चॉइस आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना, आईएएस जो है वो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में आईपीएस बनने वाला सेगमेंट होता है। ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म को लेकर अटैच्ड हैं, आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म आप पहने, है ना, वही आपको जॉब मिले, तो आप पहली प्रेफरेंस आईपीएस डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बात यह है कि उसका उस लेवल का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए।
जो फिजिकल ट्रेनिंग आईपीएस को लेकर होती है या जो मेडिकल फिटनेस आईपीएस के लिए आपको चाहिए, उसमें आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए और आपके अंदर जुनून होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर से डील करने का। वरना बाद में आप ये सब चीजें कोई आपको बताए, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, तो सोच लेना अगर वो चीजें कर सकते हो तो आईपीएस पहले नंबर पे, अदरवाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती है ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है सभी के लिए, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो। दूसरी चीज, उस दूसरे नंबर पे इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज मान लो जैसे लिखा हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि विदेश घूमने का आपका मन है, आप चाहते हैं कि आप भारतीय दूतावास में काम करें, फॉरेन आप जाना चाहते हैं, पूरा दुनिया आप घूमना चाहते हैं, तब आप ये कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, हमेशा अच्छे देशों में ही आपकी जो है पोस्टिंग नहीं होगी। कई ऐसे देशों में भी आपको जाना पड़ सकता है जहां पर अस्थिरता का माहौल हो, जहां पे कंडीशन उतनी अच्छी ना हो, आप मना नहीं कर सकते हो इस चीज को लेकर, है ना। तो ध्यान से इसको भरना, मेरे हिसाब से ये आपकी चॉइस नीचे होनी चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं। आईएएस के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी, फिर अगर आईपीएस नहीं है, अगर तो लड़के हैं आप, है ना, अब थोड़ा सा इसमें जेंडर वाला इशू नहीं है, इसको उस तरीके से मत लीजिएगा। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर थोड़ा चीजें ज्यादा दिक्कत करती हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम इजिली, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आईएएस के बाद आप आईपीएस भर सकते हैं। लेकिन अगर लड़कों के लिए मेरे हिसाब से आईपीएस सेकंड एक अच्छा फॉर्म है, आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गर्ल्स जो है इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए दूसरे नंबर पे आप जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ जा सकती हैं। मेरे हिसाब से वो एक अच्छा ऑफिस जो है ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाला जो कॉलम है ये आपका लगभग थर्ड प्रेफरेंस हो सकता है, सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस आपका ये हो सकता है। तो पहले आईएएस, फिर अगर दूसरे नंबर पे आप आईपीएस भरना चाहते हैं भरें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे नंबर पर आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद आपको जैसे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज वाला है, ये मुझे सबसे बेहतरीन सर्विसेज भी लगती है रेवेन्यू सर्विसेज के बाद में, बहुत अच्छी जॉब है ना। कैग का जो ऑफिस होता है उसी के अंदर आपको सर्विस करनी, और लगभग 16 साल के टाइम पीरियड के बाद में आप स्टेट में ऑडिटर जनरल के तौर पर जाते हैं। बेहतरीन जॉब है, बहुत शांति वाली जॉब है, बहुत अच्छी वाली जॉब है ना, तो ये आप प्रेफरेंस के तौर पर भर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जो कस्टम और सेंट्रल एक्साइज वाला है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा है। उसके अलावा जितनी अकाउंट सर्विसेज है ना, अगर आप लोग देखेंगे ग्रुप ए में अकाउंट सर्विसेज वाला जो है वो सेगमेंट अच्छा हो सकता है, तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। जहां जहां पे आपको, जैसे यहाँ पे देखेंगे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज वाला है, ये भी एक अच्छा है। यहाँ पे ना आप थोड़ा सा देखेंगे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, है ना, आईआरटीएस जो है, ये सर्विस थोड़ी सी डिफिकल्ट सर्विस। ट्रैफिक वाला सेगमेंट हालांकि भारत के लिए तो आपको काम करना है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, सबको ही करना है ना। मेरे हिसाब से तो जॉब मिलनी चाहिए और आप उसको डेडिकेशन के साथ करें। कोई भी सर्विस आपको भगवान की दया से मिले, आप उसमें अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा जोश जो है और पूरी उमंग के साथ उसके अंदर काम करें। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास ये चॉइस है, तभी हम इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, वरना हम इसको लेकर बात भी नहीं कर रहे होते। ट्रैफिक सर्विसेज थोड़ा सा हेडेक सर्विस है, इससे बेटर है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, ये थोड़ा सा ठीक है। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज है, तो ये सब चीजें भी बेटर हो सकती हैं, है ना। रेलवे की तरफ आप जा सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। एक डिफेंस को लेकर अकाउंट सर्विसेज शायद ऊपर थी, वो चली गई है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो, ये रहा यहाँ पे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अकाउंट वाली सर्विसेज को आप टॉप पे रखेंगे, है ना, 7-8 सर्विसेज को लेकर थोड़ा प्रेफरेंस रखिए, उसी के अंदर आपका काम हो जाएगा, उसके नीचे की ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, ग्रुप ए की सर्विसेज को सबसे पहले डालना है, और लास्ट में या कुछ ग्रुप बी की सर्विसेज भी हैं, वो भी आप लोग डाल सकते हो। तो क्या कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, आईएएस को पहले भरना है, रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ जाना है, अकाउंट सर्विसेज की तरफ जाना है, और अगर आपका यूनिफॉर्म के साथ अटैचमेंट, तो आप सेकंड नंबर पर आईपीएस डाल सकते हो। और आईपीएस को इतना भी नीचे नहीं कर देना। एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए आप आईपीएस नहीं भरते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल और ये सब चीजों को लेकर, तो ज्यादा डिले भी नहीं करना है, 6ठे-7वें नंबर पर आईपीएस होना चाहिए। और अगर यूपीएससी आपसे पूछे क्यों आईपीएस आपने नीचे किया है, तो आप उसका आंसर देने के लिए भी रेडी हो। तो मेरे हिसाब से 5-6-7 सर्विसेज के पास आपको आईपीएस को रखने की जरूरत है, और लड़के सेकंड थर्ड नंबर पर भी आईपीएस को रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हिसाब से ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।